बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ सोशल मीडिया एप्लीकेशन। हम दो ग्रुप पार्टनर्स हैं, मोहम्मद फरहान खुर्शीद और मैं मोहम्मद सजाना हूँ। पर्पस ओवर एप्लीकेशन मतलब क्या मकसद क्या है हमारा ये एप्लीकेशन बनाने का, जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट है। वैसे तो सभी को मालूम है क्या अभी जो है बहुत सारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी की वजह से जो है वो फेमस है। वो कि मतलब उस एक ही टारगेट फंक्शन है उसका कि उसी पे वो तहत काम करती है। जैसे हम इंस्टाग्राम ले लें तो इंस्टाग्राम जो है वो फोटोज पे लेंसेज या एडिटिंग वगैरह उसको अप्लाई करते हैं ताकि आपकी फ़ोटो जो है और ज़्यादा अच्छी लगे। इसी तरीके से अगर हम ले लें व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप एक वॉइस ओवर मैसेजिंग सर्विस है जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट मैसेजेस या वॉइस कॉल कर सकते हैं अपने पार्टनर को या जो भी आपका रिलेटिव वगैरह है उसको। और तीसरी बात अगर लें हम लिंक्डइन, जो वेबसाइट है जो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, मतलब आप अपनी सीवी भेज सकते हैं किसी और को, ऑर्गेनाइजेशन को, या ऑर्गेनाइजेशन जो है बंदे सेलेक्ट कर सकती है, इसलिए वो लिंक्डइन यूज़ होती है उसमें। तो हमारा पर्पस क्या है इस एप्लीकेशन को बनाने का? हमने अपने सर्वे में ये चीज़ मालूम करी कि जो प्रोफेशनल वेबसाइट यूज़ करने वाले लोग हैं और जो दूसरे मेंबर ऑर्डिनरी जो फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो उन दोनों प्रोफाइल्स को, लिंक्डइन की और फेसबुक की, दोनों को आपस में मेंटेन नहीं रख सकते। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोफेशनल जो प्रोफाइल है वो आउटडेटेड हो जाती है और आप इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं हो पाती ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जैसा कि एक फ्रीलांसर करता है फाइवर पे, वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा उस वेबसाइट पर। तो जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो फौरन इंगेज कर जाता है उस बंदे के साथ जो प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है। लेकिन जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल यूजर्स हैं, उनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में और वो सर्च करते हैं कि मतलब किस तरीके से जो है इंगेजमेंट की जाए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो इसमें इस एप्लीकेशन का मकसद ये है कि इसमें डुअल प्रोफाइल सिस्टम होगा कि एक आपकी प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए होगी और दूसरी जो होगी सोशल यूज़ के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने अब आपको बताया है, द मेन फीचर ऑफ द एप्लीकेशन, वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग इन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब ये कि यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, या फेसबुक आप ले लें तो उस पर ज़्यादातर लोग इंफॉर्मेशन ही लेते हैं कि जैसा आजकल की क्या मतलब दुनिया में चल रहा है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे फोटोज शेयर करते हैं। तो ये एप्लीकेशन में ये सब चीज़ें कंबाइंड होंगी कि आप इसमें वीडियो भी देख सकोगे, फोटो भी शेयर कर सकोगे, और अपना कोई भी पोस्ट हो, मतलब किस किस्म का आपके अपने हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, वो भी आप शेयर कर सकते हो। लेकिन इसके मेन थीम ये है कि जो प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल है और सोशल प्रोफाइल जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगी ताकि आपको उनको मैनेज करना आसान हो और कोई डिफिकल्टी ना हो। और मेन यही है इसका, टू गिव टू योर कस्टमर अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस interacting with the platform. You have to create a system for integrating exciting service into your network. अच्छा, इस चीज़ का मतलब ये है कि अब जैसे आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो या किसी भी दूसरे सोशल साइट पर आप लॉगिन करोगे, तो उस पर एक ऑप्शन आ रहा होता है लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक। ये क्या है? ये ईज है, मतलब दूसरा कस्टमर जो आपका दूसरे प्लेटफॉर्म पर है उसको इतनी मेहनत ना करना पड़े सारा साइन अप फॉर्म भरने पे,
और ये सारी जो डिफिकल्टी है और टेक्निकलिटी है, ये सारी चीज़ें वो स्किप कर देता है, तो उसको एक इन्हेंसमेंट मिल जाती है साइन अप करने की। तो यही चीज़ जो है हम अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी अप्लाई करेंगे कि जो बंदे दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं वो हमारी सर्विस जो है इजीली जो है एक्सेस कर सकें। टेस्टिंग मेन जो हमारा फोकस है इस प्रेजेंटेशन में वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस? It is a set of activities for ensuring quality in software engineering process that ultimately result or at least give confidence in the quality of software product. मतलब ये कि कोई भी चीज़ मार्केट में जब एंटर करती है तो उसके मैन्युफैक्चरर उसको टेस्ट करते हैं पहले, ताकि वो यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सके। इसी सिलसिले में बहुत सारे टेस्टिंग कैटेगरीज होती हैं। तो इसी तरीके से एक फील्ड है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की, जिसमें सॉफ्टवेयर को उनके डिज़ायर रिस्पॉन्सेस के लिए चेक किया जाता है कि आया कि वही रिस्पॉन्स दे रहे हैं जिसके लिए उसको बिल्ड किया गया है या डेवलप किया गया है। और अगर ऐसा वो नहीं कर रहे तो वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं यूज़र के लिए, बल्कि यूज़र्स के लिए और परेशानी का बायस बनेगा। हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारी मेथोडोलॉजी क्या है? वैसे तो इसमें बहुत सारी किस्में टेस्टिंग की, जिसमें से 3 किस्में अगर हम देखें, वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। हमने जो चूज किया है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है क्या चीज? इट इज ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल टेस्टिंग, इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड in which the internal structure, design, implementation of item being tested is not known to the tester. This test can be functional or non-functional, though usually functional. मतलब है कैसे? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है उसमें टेस्टर को न स्ट्रक्चर का पता होता है न डिज़ाइन का पता होता है कि किस फंक्शन के तहत क्या चीज़ें काम कर रही हैं। तो एज अ हैकर अगर हम ले लें, किसी भी हैकर कोई एंटर करता है वेबसाइट को हैक करने के लिए, तो उसको किसी स्ट्रक्चर का मालूम नहीं होता। वो अपनी क्यूरी, अपनी स्क्रिप्ट अप्लाई करता है और जो रिस्पॉन्स आता है उसको गेट करके फिर डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी है कि टेस्टर को किसी चीज़ का मालूम नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें है ये है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट अनकवर vulnerabilities, threats, risks in a software application and prevent malicious attack from intruders. The security test is to identify all possible loophole and weakness of the software. मतलब इसमें कि वनरेबिलिटीज आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आपका सॉफ्टवेयर में खामी है जिसकी वजह से यूज़र का डाटा लीक हो सकता है। इसमें किस किस्म के रिस्क इन्वॉल्व हैं, आया कि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो रही है या किसी किस्म का और इंफॉर्मेशन है सॉफ्टवेयर की जो लीक हो सकती है। तो इससे क्या है, आपके सॉफ्टवेयर में बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और यूज़र उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसी सिलसिले में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है कि अगर कोई भी लूप होल है सॉफ्टवेयर में जो कि ब्रेक हो सकता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको दोबारा कवर किया जाए। यह है सिक्योरिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट स्लाइड। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरहान खुर्शीद हूँ और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसा कि हमने इसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग की थी अपनी वेब एप्लीकेशन में, तो हमने पहले वल्नरेबिलिटीज़ हमें डिस्कवर हुई थी। इनमें से एक है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली वेब बेस्ड एप्लीकेशन या वेबसाइट्स में होती है। इसमें बेसिकली होता ये है कि अटैकर जो है मैलिशियस जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब पेज में इंक्लूड कर देता है, और चूँकि वेब पेज जो है ब्राउज़र में एग्जीक्यूट रन होता है तो वो जावास्क्रिप्ट भी, मैलिशियस जावास्क्रिप्ट भी वही ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका इम्पैक्ट जो होता है वो
दूसरे यूज़र्स पे होता है, अगर स्टोर्ड एक्सेस है, मतलब स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, तो अगर दूसरा यूज़र यही वेब पेज खोलेगा तो अटैकर की जावास्क्रिप्ट उसके ब्राउज़र में भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिससे जो है अटैकर पासवर्ड्स चुरा सकता है, उसके सेशंस चुरा सकता है, लॉगिन सेशंस। इसके अलावा ब्राउज़र में जो सेव पासवर्ड हैं वो भी चुरा सकता है और भी मुख्तलिफ अटैक्स कर सकता है। तो ये हमें अपनी वेब एप्लीकेशन में मिली थी। इसको मैं दिखा देता हूँ कि किस जगह पे मिली थी और इसका इम्पैक्ट क्या था, फिर हमने इसको किस तरह से रिमूव किया इस वल्नरेबिलिटी को। बेसिकली ये हमने वेब पेज बनाया था प्रोफाइल के लिए, जिसमें यूज़र जो है अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकेगा, मैनेज कर सकेगा। इसमें हमने ऑप्शन दिया था एक, जहाँ पर अपना यूज़र जो है बायो एडिट कर सकेगा, ऐड कर सकेगा। तो ऐड करते हैं, यहाँ पर हमें टेस्टिंग लिखा हुआ है। अगर कोई अटैकर आता है जिसको जावास्क्रिप्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पता हो, जावास्क्रिप्ट का पता हो, कैसे काम करती हैं सारी चीज़ें, तो बेसिकली अगर यहाँ पर स्क्रिप्ट अपनी एग्जीक्यूट कराने के लिए स्क्रिप्ट टैग ओपन करके और अलर्ट लिखते, जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जो कि एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर देता है ब्राउज़र में। ये आपको दिखाने के लिए मैं प्रॉम्प्ट क्रिएट करा रहा हूँ कि किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। देख सकते हैं आप कि ये ब्राउज़र में ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई है। इसको अगर कोई और यूज़र भी खोलेगा, इस तरह मैं ये URL दूसरे ब्राउज़र में खोलता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दूसरा कोई और यूज़र है जिसको, जो अटैकर नहीं, जिसको नहीं पता है कि इस वेबसाइट में क्या है, कौन सी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये इसके पास भी ये सेम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर तो मैंने डेमो दिखाने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट शो करा रहा हूँ, लेकिन जो अटैकर होगा वो खामोशी से अपना काम कर देगा, वो प्रॉम्प्ट शो नहीं कराएगा। तो बेसिकली हमने इसको रिमूव इस तरह से किया कि हमने फ्रंट एंड पे भी सैनिटाइजेशन लगाई, मतलब जो इनपुट जो वहाँ पर शो हो रहा है उसको हमने इनकोड कर दिया। ये फंक्शन हमने बनाया ये फ्रंट एंड पे, और बैक एंड पे भी इसी तरह हमने एक फंक्शन लगा दिया जो बेसिकली सैनिटाइज कर देता है इनपुट को, UTF-8 इनकोडिंग कर देगा। इसको सेव करा देता हूँ। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पर है जावास्क्रिप्ट जो उसने अटैकर ने इंक्लूड कराई थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो रही है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो ये छोटा सा डेमो था कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, कितनी खतरनाक, कितनी डेंजरस हो सकती है। अब प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करते हैं। SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, ये एक और वल्नरेबिलिटी जो हमें अपनी वेब एप्लीकेशन में मिली थी। बेसिकली इसमें होता ये है कि वेब एप्लीकेशन मुख्तलिफ तरह के इनपुट्स लिए जा रहे होते हैं यूज़र से। लॉगिन की सूरत में हो सकता है, कहीं सर्च फॉर्म की सूरत में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है। तो इसमें होता यह है कि अटैकर जो है SQL क्यूरीज जो है इनपुट कर देता है, और वही क्यूरीज जो हैं डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट हो जाती हैं और उनका रिजल्ट अटैकर को शो हो जाता है। समटाइम्स नहीं भी होता, वो ब्लाइंड SQL इंजेक्शन कहलाता है। तो SQL इंजेक्शन से हो क्या सकता है? SQL इंजेक्शन से ये बेसिकली अटैकर जो है डेटाबेस आपका सारा क्लोन कर सकता है, मतलब आपका जितना भी डाटा पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर वो कॉपी कर सकता है अपने पास। इसके अलावा मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है डेटाबेस के अंदर डाटा। और इसके अलावा डेटाबेस को और भी, मतलब समटाइम्स अगर विंडोज़ ओल्ड वर्जन विंडोज़ यूज़ हो रही हो सर्वर में, तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी हो सकती है इस SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के थ्रू। ये भी हमें अपने वेब एप्लीकेशन में मिली थी, तो इसका भी छोटा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस जगह पे थी ये वल्नरेबिलिटी और फिर हमने इसको कैसे रिमूव किया। बेसिकली हमें मिली थी लॉगिन पे, जहाँ से यूज़र लॉगिन हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, तो जो ईमेल थी, रियल ईमेल, वो है ये farhan@gmail.com, और जो पासवर्ड है 12345 है। अच्छा, ये हम कर रहे हैं तो लॉगिन, यू आर लॉग्ड इन, मतलब पासवर्ड और वो सही है। अच्छा, अगर अटैकर आया, अटैक करना चाह रहा है, SQL इंजेक्शन पेलोड इंजेक्ट करना चाह रहा है, तो बिल्कुल बेसिक ये पेलोड है चेक करने के लिए कि वल्नरेबल है या नहीं है। ईमेल की जगह पे और 1 = 1 और पासवर्ड की जगह पे कुछ भी डाल दें आप, तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। देखें, लॉगिन हो गया। इसके मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि क्यों ये किस तरह से और 1 = 1 काम कर रहा है। बेसिकली SQL
क्यूरी जो लगी हुई है वो इस तरह से है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू जो ईमेल इनपुट देगा यूजर वो, एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट जो पासवर्ड होगा वो। अगर ईमेल की जगह पे मैं यहाँ पर लगा दूँ जो हम वहाँ पर इनपुट दे रहे हैं और 1 इज इक्वल्स टू 1, और इसको ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन में बेसिकली ये जो है ये कमेंट करने के लिए होता है, मतलब इससे आगे की जितनी भी चीज़ें होंगी ना, इससे आगे जितनी भी चीज़ें वो कमेंट हो जाएंगी, वो एसक्यूएल इंजन में एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और रिजल्ट ये होगा 1 इज इक्वल्स टू 1 ट्रू रिटर्न करेगा, और ये इसकी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसकी वजह से लॉगिन हो जाएगा। तो ये वल्नरेबिलिटी हमने किस तरह से रिमूव की? ये वल्नरेबिलिटी हमने इसके 3 तरह की प्रोटेक्शंस लगाई हैं। एक तो यहाँ पर डबल इज इक्वल्स टू लगाया, और इसके अलावा हमने एसक्यूएल इंजेक्शन का एक PHP के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए फंक्शन है MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग, ये लगाया। इसके अलावा हमने एक और फंक्शन जो चेक कर रहा है कि ईमेल वैलिड ईमेल है या नहीं वो लगाया। इसके बाद मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि ये 3 तरह की प्रोटेक्शन लगाने के बाद किस तरह से बिहेव कर रहा है। एक इसकी कंडीशन लगाई जिसमें चेक हो रही है कि रियल ईमेल है या नहीं। उसके बाद मेन चीज़ ये है, एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए मेन चीज़ है MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग PHP के अंदर। और तीसरी जो हमने लगाई है ये लगाई डबल इज इक्वल्स टू। अब चेक करते हैं कि अब ये इंजेक्शन हो रहा है या नहीं। वही पेलोड यूज़ करते हैं और 1 इज इक्वल्स टू 1 और पासवर्ड की जगह कुछ नहीं। अब आप देख सकते हैं ईमेल इज़ इनवैलिड। जो यहाँ पर ये वाला कोड है, ये वाला कोड प्रोटेक्शन फर्स्ट ईयर प्रोटेक्शन जो है वही इसको नकारा कर दे रही है। इस पेलोड यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं हो रही। जो रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है वो ये वाला सेंड हो रहा है। अच्छा, ये हो गई एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी जो हमारे वेब एप्लीकेशन में हमने डिस्कवर की थी। इसके बाद हमने और मुख्तलिफ टेस्टिंग की जिसमें है ब्राउज़र टेस्टिंग। ब्राउज़र टेस्टिंग मतलब कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग भी इसको कहा जाता है वेब एप्लीकेशन की। इसमें होता ये है बेसिकली कि वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट को मुख्तलिफ ब्राउज़र्स पे टेस्ट किया जाता है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मतलब ये कॉमन ब्राउज़र्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ब्राउज़र्स पे टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा डिवाइसेस पे टेस्ट किया जाता है। तो इस टेस्ट में ये होता है कि बेसिकली ये टेस्ट बहुत सिंपल है। इसमें बस सिंपल ये करना है, ओपन दी पेजेस ऑफ योर एप्लीकेशन ऑन ऑल ब्राउज़र्स। जितने भी ब्राउज़र्स पे आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उनमें आप अपना वेब पेज ओपन करें। अगर वो सही तरीके से वर्क कर रहा है तो इसका मतलब आप टेस्ट ये पास हो गया। अगर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि आपको रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने की ज़रूरत है और आपको दूसरे ब्राउज़र्स की डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। उनके हिसाब से आपको जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, डिटेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आपको मसला आ रहा है इसमें ब्राउज़र दूसरे ब्राउज़र में तो आप ब्राउज़र डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ब्राउज़र है। क्रोम है तो उसके लिए ये एग्जीक्यूट हो, फायरफॉक्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे इसमें वेब एप्लीकेशन में ये तकरीबन सारे ब्राउज़र्स में ही सही तरीके से काम कर रहा था। तो ये टेस्ट इसमें पास कर लिया था हमारी वेब एप्लीकेशन में। इसके बाद ही परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग चूँकि हम ये अभी जो हमारी वेब एप्लीकेशन चल रही है ये लोकल होस्ट पे चल रही है तो इसकी पहले तो हम इतनी नहीं कर पाए क्योंकि रिमोट हम सर्वर अभी लिया नहीं है। तो बेसिकली वेब एप्लीकेशन की जो होती है वो सर्वर रिमोट सर्वर पे ही होती है ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग ज़्यादातर। लेकिन हमने गूगल क्रोम का एक फीचर है वो यूज़ करते हुए हमने इसकी टेस्टिंग की और रिज़ल्ट जो हमें मिला वो ये था कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो स्लो नेटवर्क्स पे सही तरीके से काम नहीं कर रही क्योंकि मुख्तलिफ इमेजेस लोड हो रही हैं, मुख्तलिफ और जावास्क्रिप्ट और CSS की हैवी फाइल्स लोड हो रही हैं जो कि स्लो नेटवर्क से इतनी आसानी से लोड नहीं हो पाती। तो इसका भी मैं छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से की टेस्टिंग। बेसिकली डेवलपर मोड में ऑप्शन होता है, यहाँ पर नेटवर्क में जाकर स्लो 3G में कर देते हैं। अब आप इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि बहुत स्लो है और इमेजेस काफ़ी देर बाद लोड होगी। तो मतलब
अगर हम इसको कंपेयर करें फास्ट नेटवर्क से 3G से भी या 4G से या ब्रॉडबैंड DSL से, तो उसके मुकाबले में काफ़ी स्लो है, और मतलब कि यूज़र ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं करेगा वेबसाइट अगर इस तरह का रिस्पॉन्स आया ना स्लो नेटवर्क्स पे। अच्छा, ये हमने स्लो पे किया और इसको ऑनलाइन बता देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्पीड में। तो इसका रिज़ल्ट हमने ये निकाला था कि जो हमारी फ़िलहाल अभी जो एप्लीकेशन है वो 2G या 3G 2.5G तो उन पे सही नहीं चलेगी, या लो बैंडविड्थ नेटवर्क्स पे। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन ये निकाला है कि जो हमारी जो ज़्यादा मसले क्रिएट कर रही हैं वो हैं इमेजेस, क्योंकि इमेजेस का साइज़ ज़्यादा होता है। तो हमें इमेजेस को कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि उनका साइज़ कम हो जाए। ये हमने अभी किया नहीं है, ये आइंदा हम करेंगे। इसके बाद हमने मज़ीद टेस्टिंग भी की थी, बहुत सारी टेस्टिंग की थी, लेकिन वो पूरी इस प्रेजेंटेशन में हम बता नहीं सकते क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी प्रेजेंटेशन फिर। उनमें बैक एंड टेस्टिंग थी, फंक्शनल टेस्टिंग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, सारी। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी और टेस्टिंग की थी, लेकिन वो हम इस प्रेजेंटेशन में नहीं दिखा सकते, काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, ये प्रेजेंटेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आखिर में रिज़ल्ट क्या निकले और कंक्लूड हमने क्या किया इसमें। बेसिकली ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी एप्लीकेशन को, किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। तो हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। पहले जो हमारी अप्रोच होती थी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने में या कोई वेब एप्लीकेशन, इस सब पर हमारा फोकस होता था सिर्फ जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, हम क्वालिटी नहीं देखते थे, बस उसकी फंक्शनैलिटी देखते थे कि जिस चीज़ के लिए बन रही है वो चीज़ पूरी हो जाए, बेशक जिस तरह भी हो जाए, बस वही हम ये देखते थे उसमें। तो हमने इससे काफ़ी कुछ सीखा है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा अहम है हमारे नज़दीक वेब एप्लीकेशन में सिक्योरिटी टेस्टिंग है, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस और इनमें सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो सिक्योरिटी का ही आता है। आए दिन हम सुन रहे होते हैं कि अभी जिस तरह हमने कुछ अर्सा पहले सुना था कि ट्विटर पे अटैक हुआ, इस तरह से इन पे काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते रहते हैं। तो हमने फोकस जो रखा वो सिक्योरिटी टेस्टिंग पे ही रखा, और हमने काफ़ी सारे बग्स निकाले। अभी हमने कुछ बग्स अपनी प्रेजेंटेशन में बताएं, इसके अलावा भी बहुत सारे थे वो बता नहीं सकते। और मतलब ये है कि टेस्टिंग करनी चाहिए, हर इंसान जो है गलतियां करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा टेस्टिंग ना करे। और अगर कोई और दूसरा टेस्टर है वो इस वजह से उससे टेस्टिंग नहीं करा रहे कि भाई वो डेवलपर को बोलते हैं कि भाई आप पर नहीं हो, आपके सॉफ्टवेयर में बग्स निकल लें। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे डेवलपर्स भी हैं जो है उनके सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में बग्स आ जाते हैं, क्वालिटी का इशूज़ आता है, ये सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। तो हमने यही सीखा कि क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।